मीर जाफर का विश्वासघात और पलासी का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया, जिसके मन में शासक बनने की इच्छा थी। 23 जून 1757 को पलासी में कंपनी और नवाब की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। तोपों की अधिकता और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेज विजयी हुए और मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन पर बैठा दिया गया। अंग्रेज अब मीर जाफर से मालगुजारी वसूलने लगे। इस प्रकार भारत में लूटपाट का युग आरंभ हुआ। जब खजाना खाली हो गया तो मीर जाफर ने कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए डच सेना की मदद ली। 1759 में और फिर 1764 में विजय के बाद कंपनी ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। नए नए करों का बोझ लादा और बंगाल का सामान सस्ते दामों में खरीदकर दूसरे देशों में महंगे दामों में बेचने लगे। स्कॉलर वजाहत मसूद लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रितानी व्यापारी चांदी के सिक्के देकर भारतीयों से कपास और चावल खरीदते थे। पलासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वित्त और राजस्व की प्रणाली की सहायता से भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। यह व्यवस्था की गई थी कि भारतीयों से प्राप्त राजस्व का लगभग 1/3 भारतीय उत्पादों को खरीदने में खर्च किया जाएगा। इस प्रकार भारत के लोग जो राजस्व देते थे उसके 1/3 के बदले उन्हें अपना उत्पाद बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और एक बुरा दौर। इतिहासकार, आलोचक और पत्रकार बारी अलीग ने अपनी पुस्तक कंपनी की हुकूमत में लिखा है, दुनिया के प्रत्येक देश के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे। सभ्य लोगों के बीच ढाका और मुर्शिदाबाद के मलमल का उपयोग महानता और श्रेष्ठता का प्रमाण माना जाता था। यूरोप के सभी देशों में इन दोनों शहरों के मलमल और चिकन बहुत लोकप्रिय थे। भारत के अन्य उद्योगों की तुलना में कपड़ा उद्योग काफ़ी बेहतर स्थिति में था। भारत से सूती और ऊनी कपड़े, शॉल, मलमल और कसीदाकारी का निर्यात किया जाता था। अहमदाबाद अपने रेशम और रेशम पर किए जाने वाले सोने चांदी के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर था। 18वीं सदी में इंग्लैंड में इन कपड़ों की इतनी अधिक मांग थी कि सरकार को इन पर रोक लगाने के लिए भारी कर लगाना पड़ा। कपड़ा बुनाई के अलावा लोहे के काम में भी भारत काफ़ी प्रगति कर चुका था। लोहे से बना सामान भी भारत से बाहर भेजा जाता था। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुल्तान में जहाज़ों के लिए लोहे का लंगड़ बनाया जाता था। बंगाल ने जहाज़ निर्माण में काफ़ी बदलाव प्रगति की थी। एक अंग्रेज के शब्दों में आम अंग्रेजों को समझाना मुश्किल है कि हमारे शासन से पहले भारतीय लोग काफ़ी सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे। व्यापारी और साहसी लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय व्यापारी बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सूरत और अहमदाबाद से जो उत्पाद निर्यात किया जाता था उससे क्रमशः 13 लाख और 103 लाख रुपये की वार्षिक राजस्व की वसूली होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिकों की एक फौज थी। जहां व्यापार से लाभ की संभावना नहीं होती तो वहां सेना उसे संभव बना देती। कंपनी की सेना ने अगले 50 वर्षों में भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन क्षेत्रों पर कंपनी को राजस्व देने वाले स्थानीय शासक शासन करने लगे। प्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थानीय शासकों के हाथों में थी, लेकिन राज्य का अधिकांश राजस्व ब्रिटिश तिजोरियों में जाता था। जनता मजबूर थी। इतिहासकार बारी अलीग ने अपनी पुस्तक कंपनी की हुकूमत में लिखा है, दुनिया के प्रत्येक देश के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे। सभी लोगों के बीच ढाका और मुर्शिदाबाद के मलमल का उपयोग महानता और श्रेष्ठता का प्रमाण माना जाता था। अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम को हराया। लॉर्ड क्लाइव ने पूर्वी प्रांतों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने और जनता को नियंत्रित करने का अधिकार 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले हासिल कर लिया। इसके बाद भारत कंपनी के शासन के अधीन आ गया। इतिहासकार सैयद हसन रियाज के अनुसार उस दौर में जनता के बीच यह धारणा प्रचलित थी, दुनिया खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का।